नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की ओर से राणा की उस याचिका को खारिज कर दिया गया जिसमें उसने भारत में अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी। तहव्वुर राणा डेविड कोलमैन हेडली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड था। भारत लाए जाने के बाद तहव्वुर राणा को सबसे पहले एनआईए कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां खुफिया एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। दिल्ली में एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तहव्वुर राणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राणा को संविधान के तहत सजा मिलेगी। गृह मंत्री ने राणा के प्रत्यर्पण को मोदी सरकार की कूटनीति की बड़ी सफलता बताया। बांग्लादेश के प्रति भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। बांग्लादेश को लेकर विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क और जल बंटवारे के मामले पर सख्त संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा अब खत्म कर दी गई है। ट्रांसशिपमेंट की सुविधा वापस लेने का फैसला 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। नई दिल्ली में आज से वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। सम्मेलन का विषय है संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 40 से ज्यादा सत्र आयोजित किए जाएंगे। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान सहित 40 से अधिक देशों के 150 से अधिक वक्ता चर्चा में भाग लेंगे। विभिन्न सत्रों में एआई गवर्नेंस, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और डेटा सुरक्षा से लेकर साइबर सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एनुअल ट्रेड एक्सपो 2025 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। ये व्यापार, नवाचार और नीति निर्माताओं के लिए एक मंच है जो भारत के विजन 2047 के अनुरूप जुड़ने, सहयोग करने और विकास को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया के दौरे पर हैं। अपने दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भाग लेंगी। दोनों देशों के राष्ट्रपति संयुक्त रूप से इंडो स्लोवाक बिजनेस फोरम का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू टाटा के जगुआर लैंड रोवर प्लांट का दौरा भी करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में फ्रीडम गेट मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया के राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय परिषद में बैठक भी की। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 के प्रथम संस्करण का दूसरा चरण आज संपन्न हो जाएगा। कमांडर सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत 7 अप्रैल को नई दिल्ली में हुई थी। 4 दिवसीय सम्मेलन में शीर्ष नौसेना कमांडरों के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने के बाद अब लाभार्थियों को ई कार्ड वितरण भी शुरू होगा। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे। इस दौरान केंद्र के साथ दिल्ली सरकार के बीच प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। पुलिस और सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान के दौरान रामनगर थाना क्षेत्र के जोफर गांव में 3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी।
उधमपुर पुलिस के मुताबिक इलाके में 5 से 6 आतंकवादियों को घेर कर रखा गया है। गोलीबारी जारी है। उधमपुर के एसएसपी आमोद नागपुरे ने बताया कि मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आज महावीर जयंती है। ये दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि अहिंसा और शांति के साक्षात स्वरूप भगवान महावीर ने मानवता को त्याग, सत्य और अपरिग्रह की राह दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान महावीर के आदर्श दुनिया भर में अनगिनत लोगों को शक्ति देते हैं। उनकी शिक्षाओं को जैन समुदाय द्वारा खूबसूरती से संरक्षित और लोकप्रिय बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि भगवान महावीर जी ने सत्य, अहिंसा, करुणा और सामाजिक सद्भाव के जो संदेश दिए, वे मानव समाज को अनंत काल तक राह दिखाते रहेंगे। मुंबई के चेंबूर में डायमंड गार्डन आचार्य उद्यान के पास स्थित सिग्नल एरिया में गोलीबारी की घटना सामने आने के बाद तलाशी और घेराबंदी अभियान जारी है। डीसीपी जोन 6 नवनाथ ढवले ने बताया कि एक गाड़ी जब सिग्नल पर रुकी तो बाइक सवार 2 लोगों ने गाड़ी में सवार व्यक्ति पर फायरिंग कर दी। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो अब खतरे से बाहर है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में आओ गले मिलें होली ईद मिलन कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सपा ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो भाजपा को अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईसीसीआर की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में हमारी संस्कृति, विरासत और परंपराओं के प्रति जागरूकता काफी बढ़ गई है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, हमारे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर देश को बांटने का प्रयास हो रहा है। ये कानून गैर संवैधानिक है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण के लिए अगर संविधान को तोड़ती हैं, संविधान को नहीं मानती हैं, तो ये अराजकता कहलाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभरा है। महाराष्ट्र के ठाणे में उस समय हड़कंप मच गया जब मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक पड़े कचरे में अज्ञात कारणों से आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ विभिन्न योजनाओं पर समीक्षा बैठक की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अहमदाबाद में कहा, गुजरात के लोगों के साथ गुजरात की जमीन से कांग्रेस पार्टी का पुराना रिश्ता है। यहां कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमारा एक ही लक्ष्य है कि संविधान को बचाना है और देश को मजबूत करना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 84वें राष्ट्रीय अधिवेशन पर कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने कहा, हर कमजोर वर्ग के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ी है और हमारा संकल्प है कि हम कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों और अन्य गैर शिक्षण कर्मचारियों के एक वर्ग ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के कई जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कोलकाता में सुरक्षा बलों ने उन पर लाठीचार्ज किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उज्बेकिस्तान के दौरे पर हैं। ओम बिरला ने वहां की संसद के अध्यक्ष नूरदिनजोन इस्माइलोव के साथ मुलाकात की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेपाल में तीसरे बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की।
दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से लोग हो रहे हैं परेशान। वहीं लोगों की चिंता आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक गर्मी के तेवर कम नहीं होंगे। देहरादून समेत उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदल ली है। इसके साथ ही बारिश और ओलावृष्टि का दौर भी शुरू हो गया है। खटीमा में कल झमाझम बारिश हुई। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली क्षेत्र में बुधवार देर शाम अचानक बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से कई जगहों पर रोड पर मलबा आ गया, जिसमें कई वाहन दब गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सीएम धामी ने जिला अधिकारी को फोन पर तत्काल प्रभाव से बचाव कार्य शुरू करने और आसपास के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उधर मैंगलोर में भी बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। हल्की हवाओं के झोंके ने मौसम को अनुकूल बना दिया है। बिहार में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और बिजली गिरने से जानमाल को भारी क्षति पहुंची है। राज्य में हुई तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में अभी तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। बेगूसराय जिले में सबसे अधिक 5 लोग और दरभंगा जिले में 5 लोगों की मौत हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश और बिजली कड़कने के वक्त घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं में जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राजस्थान और देश के बाकी हिस्सों में तापमान बढ़ने के साथ ही मिट्टी के बर्तनों की मांग में काफी वृद्धि हुई है। जयपुर में कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे हुए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। आरबीआई सोने के गहनों के बदले मिलने वाले लोन के नियमों को दोबारा देखेगा और नए नियम बनाएगा। अभी बैंकों और दूसरी कंपनियों के लिए सोने पर लोन देने के अलग अलग नियम हैं। आरबीआई चाहता है कि अब सभी के लिए एक जैसे नियम बनाए जाएं, जिससे लोगों को समझने में आसानी हो और सभी कंपनियां नियमों का ठीक से पालन करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता में 2% की बढ़ोतरी की है। अब राज्य कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते के रूप में मूल वेतन का 55% दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उल्लेखनीय योगदान है। इन्वेस्ट यूपी 2.0 की समीक्षा बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 2.81 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 6 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इस कमेटी की कमान पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रत्युष सिन्हा संभालेंगे। ये कमेटी सेबी के अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खुलासा करने के प्रावधानों की समीक्षा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तिरुपति पाकला कटपड़ी लाइन के दोहरीकरण को मिली मंजूरी।
पीएम कृषि सिंचाई योजना की सब स्कीम को मंजूरी और पंजाब और हरियाणा में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तिरुपति पाकला कटपड़ी लाइन के दोहरीकरण परियोजना की तो इस परियोजना का उद्देश्य तिरुपति से कनेक्टिविटी बढ़ाना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति पाकला कटपड़ी सिंगल रेलवे लाइन सेक्शन के दोहरीकरण का रूट 104 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी लागत कुल 1332 करोड़ रुपए है। कैबिनेट ने एक और अहम फैसले में पंजाब और हरियाणा में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर प्रवेश नियंत्रित जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 19.2 किलोमीटर लंबाई के 6 लेन वाले इस बाईपास की लागत 1878.31 करोड़ रुपए है। एयरबस और महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने H-130 हेलीकॉप्टर के फ्यूजेल के निर्माण के लिए समझौता किया है। यह भारत में स्वदेशी एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देगा। ईपीएफओ के सदस्य अब उमंग मोबाइल ऐप के जरिए आधार फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट और एक्टिव कर सकते हैं। इससे ईपीएफओ के करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए डिजिटल पोर्टल आरंभ किया। इससे राष्ट्रीय जलमार्गों पर टर्मिनल विकास में निजी निवेश के लिए दरवाजे खुल गए हैं। भारत और फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ की बड़ी डिफेंस डील हुई है। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन जेट्स खरीदेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर एथर एनर्जी ने अपने आईपीओ का साइज 25% घटा दिया है। कंपनी अब 4,000 करोड़ की बजाय 3,000 करोड़ रुपए का इश्यू लेकर आएगी। कंपनी मई में शेयर बाजार में लिस्ट होगी। कैलेंडर वर्ष 2024 में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर वर्ष 2023 के 5% से घटकर 4% पर आ गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र बेरोजगारी 4.3% से घटकर 4.2% रह गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा हमला किया है। ट्रंप ने सभी चीनी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया है। ट्रंप ने यह फैसला चीन पर विश्व बाजारों के प्रति सम्मान की कमी का आरोप लगाते हुए लिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने कई देशों के लिए टैरिफ पर 90 दिनों की छूट दी है। चीन पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा कि कुछ लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए उन्हें रोकना ही था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी जहाज निर्माण के पुनर्निर्माण और वैश्विक शिपिंग उद्योग पर चीन की पकड़ को कम करने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान परमाणु समझौते पर सहमत नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ट्रंप ने कहा कि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत नाकाम रही तो ईरान बहुत बड़े खतरे में होगा। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने साफ किया कि ओमान में अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत अप्रत्यक्ष होगी। जर्मनी में कई सप्ताह की बातचीत के बाद रूढ़िवादी और केंद्र वाम दल नई जर्मन सरकार बनाने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। केंद्र दक्षिणपंथी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता फ्रेडरिक मर्ज की इस समझौते के तहत जर्मनी का अगला चांसलर बनने की पूरी संभावना है। ग्रीस में राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के कारण जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सार्वजनिक सेवाएं बाधित हो गई, हवाई सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। दरअसल यहां मजदूर संघ बढ़ती जीवन यापन लागत से निपटने के लिए उच्च मजदूरी की मांग कर रहे हैं। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी में एक नाइट क्लब में मंगलवार को छत गिरने से कम 113 लोगों की मौत हो गई और आपातकालीन दल मलबे से जीवित बचे लोगों को निकालने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। तुर्की ने सीरिया पर तनाव कम करने के लिए इजराइल के साथ तकनीकी स्तर की वार्ता कर रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बात कही। फिदान की टिप्पणी इजराइल द्वारा सीरिया पर हवाई हमले तेज करने के एक सप्ताह बाद आई है।
इजराइल ने इन हमलों को दमिश्क की नई सरकार के लिए चेतावनी बताया। हालांकि इजराइल के साथ संबंधों पर बात करते हुए फिदान ने कहा कि इजराइल के साथ तकनीकी वार्ता केवल सीरिया में विवाद समाधान के लिए है और इसका उद्देश्य संबंधों को सामान्य बनाना नहीं है। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में तीरंदाजी में एक मिश्रित टीम स्पर्धा को शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में तीरंदाजी कार्यक्रम में एक अतिरिक्त स्पर्धा को शामिल करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की इस घोषणा के बाद भारत की ओर पदक जीतने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वहीं विश्व तीरंदाजी के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उगुर अडनर ने इस निर्णय की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने बुधवार को अमेरिका के आर्बनडेल में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 1 में भारत का खाता कांस्य पदक के साथ खोला। भारतीय तीरंदाजी टीम में अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव और ओजस दिवताले ने डेनमार्क की टीम ने कांस्य पदक मैच में डेनमार्क के माथियास फुलटन, रासमस ब्रामसेन और मार्टिन डेम्सबो को हराया। इंडियन प्रीमियर लीग का 24वां मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स दोनों टीमें आईपीएल के इस सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 23वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से मात दी। पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में इंडोनेशिया की आसर नुरुमी वॉडियो को सीधे सेटों में हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय पुरुष सिंगल वर्ग से पहले ही राउंड्स में बाहर हो गए। विकी कौशल की फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद अब 11 अप्रैल को ओटीटी पर दस्तक देगी। नई हॉरर थ्रिलर सीरीज खौफ 18 अप्रैल को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। प्रतीक गांधी और पत्रलेखा की फिल्म फुले अब 11 अप्रैल की जगह 25 अप्रैल को रिलीज होगी। इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 18 अप्रैल को होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का है बेसब्री से इंतजार। डायरेक्टर राम जगदीश की नई फिल्म कोर्ट स्टेट वर्सेस इन नोबडी 11 अप्रैल को हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नाडा में रिलीज होगी। अभिनेता सनी देओल ने फिल्म जाट की सफलता को लेकर प्रार्थना करने के लिए जैसलमेर में तनोट माता मंदिर के दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अपनी एक फिल्म गदर एक प्रेम कथा के एक गाने पर बीएसएफ जवानों के साथ डांस भी किया। सनी देओल की फिल्म जाट आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं फिल्म का तेलुगु वर्जन 17 अप्रैल को आएगा। अजित कुमार अभिनीत फिल्म गुड बैड अगली आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता आयुष्मान खुराना की पहली फिल्म विक जोनर 18 अप्रैल को फिर से रिलीज होगी। मार्वल स्टूडियो की फिल्म थंडरबोल्ट्स दुनिया भर में सबसे पहले भारत में 1 मई को रिलीज होगी। बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित पेद्दी में रामचरण, जानवी कपूर के साथ और भी कई कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म 27 मार्च 2026 को रिलीज होगी। श्रेयस तलपड़े और तुषार कपूर की फिल्म कब कभी 23 मई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।